Hello students, I am Pooja Arora, working as Assistant Professor in Government National College, Sirsa. As you all know, आपकी जो फिज़िक्स की बुक है सेकेंड ईयर की वो भी 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है. The first part is computer programming and thermodynamics and the second one is optics. इस लेक्चर में हम ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light and its related phenomena. ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास को स्टडी करते हैं. लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास कौन से हैं? लाइक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है एंड डायफ्रैक्शन है. आपके जो ऑप्टिक्स में फर्स्ट यूनिट है वो इंटरफेरेंस 1 है. बट इंटरफेरेंस को स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है ये पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक अ पॉलिश्ड सरफेस. लेट ये हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है. ये इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है और ये रे यहाँ पर स्ट्राइक करके वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर रही है. इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे और ये रे हमारे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो आर बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब एक रे स्ट्राइक करके पॉलिश्ड सरफेस को वापस उसी मीडियम में बैक जा रही है तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन. अगर हमारे पास एक मीडियम ना होकर 2 मीडियम है, मीडियम M1 एंड मीडियम M2, तो जो हमारे पास फिनोमिना है उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. The definition of refraction is that the change of direction of light passing from one transparent medium to another. And जो cause है refraction का वो क्या है? The speed of light changes when it enters from one medium to another. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जो हमारे पास स्पीड है लाइट की वो चेंज होती है और इसी वजह से लाइट की जो रे है उसकी बेंडिंग होती है. दिस इज द डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन. ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, 2 मीडियम है हमारे पास M1 एंड M2. ओरिजिनली ये रे जब मीडियम M1 से M2 में आती है तो ओरिजिनली ये यहाँ पे जाने चाहिए, बट क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है मीडियम चेंज होने के साथ तो लाइट हमारी यहाँ ना जाके अपने पाथ से बेंड हो जाती है. 2 केस होते हैं हमारे पास रिफ्रैक्शन में. हमारे पास जो मीडियम M1 है वो डेंस हो सकता है लाइक ग्लास और जो मीडियम M2 है वो रेयर हो सकता है लाइक एयर. अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो ये जो रे की बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी. और इससे अपोजिट अगर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर टू डेंस में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल उसकी बेंडिंग होगी रे की. ओके. Now we will discuss about interference of light and Young double slit experiment. इंटरफेरेंस को स्टडी करने से पहले हमें सुपरपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए. What is superposition? So now suppose हमारे पास ये वेव है प्रोपेगेट कर रही है. वेव के हमारे पास 2 साइकिल्स हैं. दिस इज पॉजिटिव साइकिल and this is negative cycle.
इस पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं और इस पोर्शन को ट्रफ। जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो हम स्मॉल ए, कैपिटल ए या वाई से डिनोट करते हैं। सेम वेव है हमारे पास, इन दोनों वेव्स का जो वेवलेंथ है वो सेम है और जो फेज डिफरेंस है वो भी सेम है या कांस्टेंट है। अब अगर इस वेव की क्रस्ट इस वेव के क्रस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज करती है और इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे सुपर इम्पोज करता है, तो जो हमारे पास सुपर पोजिशन आता है वो कंस्ट्रक्टिव आता है और जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास मैक्सिमम आती है। सेकंड, अगर हम बात करें दो वेव्स की, सेम वेव्स हैं, अगर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल करे और इसका ट्रफ इसके क्रस्ट पे फॉल करे, तो जो सुपरपोजिशन हमारे पास होगी वो डिस्ट्रक्टिव होगी और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जो इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी। तो हमने सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी किया। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जब क्रस्ट पे फॉल होगी और ट्रफ पे फॉल होगी, एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल होगी और ट्रफ क्रस्ट पे फॉल होगी। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है कोहेरेंट सोर्स। जो सोर्स होने चाहिए हमारे पास दैट मस्ट बी कोहेरेंट। सो कोहेरेंट का मीनिंग होता है सेम बिहेवियर। अगर हम दो बल्ब ले रहे हैं, दोनों 100 वोल्ट के हैं, कोई भी दो सोर्स लिए हमने लाइट के, इन सोर्स से जो रेडिएशंस इमिट हो रही है, अगर इन रेडिएशंस की सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है और जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में वो या तो कांस्टेंट हो या सेम हो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सोर्स, तो उन दोनों सोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। Two sources should be coherent only if they emit light of same frequency, same wavelength और constant और same phase difference। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज की हमने यहाँ पर बात की है। जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनमें जो इमिट हो रही है लाइट वो सेम फ्रिक्वेंसी की हो भी सकती है और नहीं भी, वेवलेंथ भी सेम हो भी सकती है और नहीं भी, बट जो फेज डिफरेंस है वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहेगा। सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट। सोर्सेज कांट बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं हो सकते। कोहेरेंट सोर्स को हमें ड्राइव करना पड़ेगा एक सिंगल पेरेंट सोर्स से। और सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स और इंटरफेरेंस का जो डेमोन्स्ट्रेशन हमें दिया था वो यंग ने दिया था। आगे हम स्टडी करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Now, Dr. Thomas Young was the first who demonstrated the phenomena of interference of light with the experimental setup shown in the figure. यहाँ पर हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो डॉक्टर थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था। Here, S is a narrow slit which is illuminated by a source of monochromatic light। यहाँ हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करेंगे, वाइट लाइट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर S एक सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट के किसी और सोर्स से इल्यूमिनेट हो रहा है
और यहाँ इसके बाद ये जो वेव्स निकल रही हैं, एक सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्रस्ट को और जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को। ये जो वेव फ्रंट है यहाँ स्फेरिकल वेव फ्रंट है। सेकंड हमने 2 स्लिट्स ले ली, 2 नैरो स्लिट्स। यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्स ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ वन पेरेंट सोर्स S। कोहेरेंट सोर्स हैं S1 एंड S2। ये जो वेव फ्रंट है यहाँ पर जो एटम्स हैं वो एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करेंगे और उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेगी। क्रस्ट और ट्रफ जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल करेगी, क्रस्ट ऑन क्रस्ट, एंड कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर ट्रफ पे फॉल करेगी। तो जहाँ पर क्रस्ट पे फॉल करेगी, कौन से पॉइंट हैं? मैंने आपको बताया है कि जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्रस्ट को और ये भी सॉलिड लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का आएगा, क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल कर रही है। और कुछ पॉइंट हैं लाइक अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर ट्रफ के ऊपर फॉल कर रही है। यहाँ पर भी जो पॉइंट है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है और ये सॉलिड लाइन है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है, जहाँ क्रस्ट ऑन ट्रफ फॉल करेगा वहाँ पर इंटेंसिटी हमारे पास मिनिमम होगी। तो यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ हमें बैंड मिले, कुछ बैंड डार्क थे और कुछ बैंड ब्राइट थे। जहाँ ब्राइट बैंड है वहाँ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और डार्क बैंड है मींस इंटेंसिटी मिनिमम है। मींस हमें ये जो ब्राइट बैंड मिला है वो कब मिला है? जब क्रस्ट पे फॉल करे या ट्रफ पे फॉल करे। और ये जो डार्क बैंड है ये कब मिला है? जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करे या ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करे। यहाँ ये जो रीज़न है ये रीज़न है सुपर इम्पोजिशन रीज़न। अब जो हमने स्टार्टिंग में सोर्स लिया था उसकी एनर्जी यूनिफॉर्म थी, बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर मिली है। रीडिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कुछ पॉइंट पे एनर्जी जो है मैक्सिमम है और कुछ पॉइंट्स पे जो एनर्जी है वो मिनिमम है, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे मैक्सिमम है और कहीं पे मिनिमम है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के फिनोमिना को ही हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ light. The redistribution of energy, this redistribution of light energy obtained by the superposition of light waves from two coherent sources of light is called interference of light। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, पहले यूनिफॉर्म थी एनर्जी, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मींस कहीं पे एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कहीं पे मिनिमम हो गई।
तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हमारे पास दो टाइप से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। कुछ पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमा मिला है और कुछ पॉइंट्स पे हमें मिनिमा मिला है। मैक्सिमा कहाँ पर मिला है हमें? जहाँ पर क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट और ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ। तो यहाँ हमें मैक्सिमा मिला है, तो यहाँ जो हमारे पास इंटरफेरेंस होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, एंड सेकंड केस क्या होगा? या क्रस्ट ट्रफ पे फॉल होगा, क्रस्ट फॉल ऑन ट्रफ, या जो ट्रफ है वो फॉल होगा क्रस्ट पे। तो जो इंटेंसिटी आएगी वो मिनिमम आएगी, एंड दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो हमने यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमिना देखा। एस एक नैरो स्लिट है जो एल्यूमिनेटेड है बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, सोडियम लाइट ले सकते हैं आप। S1 और S2 हमारे पास दो नैरो स्लिट्स हैं। यहाँ पर जो वेव फ्रंट है ये जब S1 और S2 पे फॉल करेगा तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। और ये क्रस्ट और ट्रफ जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगे और उनको हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे पास एक बैंड टाइप की फॉर्मेशन होती है। वहाँ पर कुछ पॉइंट मैक्सिमा के होते हैं, मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, और कुछ पॉइंट मिनिमा के होते हैं। मैक्सिमा हमें कब मिलता है? जब क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल हो, और ट्रफ ट्रफ पे। और मिनिमा कब मिलता है? जब क्रस्ट ट्रफ पे या ट्रफ क्रस्ट पे फॉल हो। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लाइट का, पहले यूनिफॉर्म थी अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस सुपर इम्पोजिशन रीजन में इसको ही हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव जब क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल हो और ट्रफ ट्रफ पे, एंड डिस्ट्रक्टिव जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल हो एंड ट्रफ क्रस्ट पे फॉल हो। Now the next topic is conditions for getting good interference fringes. ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा चाहिए तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है जो सोर्स होने चाहिए हमारे पास, that must be coherent. The two sources must be coherent. Coherent source का क्या मतलब है? They should continuously emit waves of same wavelength or frequency and should have either the same phase or constant phase difference. Same phase or constant phase difference, right? ये फर्स्ट कंडीशन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर सोर्सेज ही कोहेरेंट नहीं होंगे तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना इम्पॉसिबल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज the amplitude of two waves should be equal or nearly equal. The amplitude of two waves should be equal or nearly equal. जो दो वेव्स हम लेते हैं इंटरफेरेंस में, जिसका अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे या इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे फॉल करता है, तो ये जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए दोनों वेव्स का, ये या तो इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल होना चाहिए।
right? The next one is two sources should be very narrow. The two sources should be very narrow. क्यों नैरो होने चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास जो सोर्स है वो ब्रॉड होगा तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेज प्रोड्यूस हो जाएंगे, और लार्ज नंबर ऑफ नैरो सोर्सेज प्रोड्यूस होंगे तो उनकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न भी हमें यहाँ स्क्रीन पर मिलेगा. जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगा और हमें अच्छे से कुछ भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, राइट? The fourth condition is the two sources should be very close to each other. The two sources should be very close to each other. Okay? जो दो सोर्स हैं वो नैरो होने चाहिए. अगर नैरो नहीं होंगे तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न, जो बैंड हमें मिलेंगे ब्राइट एंड डार्क बैंड, वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे. द फिफ्थ वन इज द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग. So light should be strong. क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्योंकि अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक होगा, तो उसकी वजह से जो आगे दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी वीक इंटेंसिटी के होंगे, और फिर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो भी अच्छा नहीं मिलेगा, वेल डिफाइंड नहीं मिलेगा.